कर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप लोग को हम होमवर्क दिए थे। 1 मोल Fe रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ इतना O2 टू प्रोड्यूस FeO एंड Fe2O3। तो फाइंड करना था मोल्स। तो इसका जवाब क्या है आप लोग जल्दी से अपना चैट पे लिख दें ताकि हम देख सके आप लोग का जवाब को। 0.4 एंड 0.3 जो कि करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोगों ने बना लिया क्वेश्चन को। तो हम बताए थे कि जब भी आपको पीओएसी लगाना होगा तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको केवल एक ही रिएक्शन लिखना होगा। ठीक है, केवल एक ही रिएक्शन लिखना होगा। तो मेरे भाई आपको क्वेश्चन में गिवन था कि Fe है और O2 ये रिएक्शन करके क्या बना रहा है, FeO और Fe2O3। हाँ, इस पीओएसी का एक खासियत ये होता है मेरे भाई कि इसमें बैलेंस नहीं करना होता है, लेकिन बहुत सारा लिमिटेशंस है, तो इसको जनरली हम लोग यूज नहीं करते। दूसरा लिमिटेशन ये बताए थे हम लोग, पता नहीं चल पाता है कहाँ पे लगा सकते कहाँ पे नहीं लगा सकते। ठीक है, वैसे लगाया तो हर जगह पे जा सकता है, लेकिन यील्ड जहां पर क्या होगा 100% होगा वहीं पे लगा सकते हैं। जहां पे यील्ड अलग होगा, ठीक है, तब अलग हो जाएगा मेरे पे। और रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कंज्यूम होना चाहिए, यानी लिमिटिंग रिएजेंट में भी नहीं लगा सकते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट में नहीं लगा सकते, यील्ड वाले क्वेश्चन में नहीं लगा सकते हैं, बाकी जगह पे लगा सकते हैं। तो 0.65 मोल्स O2 है, 1 मोल Fe है। तो आपको बताना है कि FeO कितना बना और Fe2O3 कितना बनेगा। तो लेट से इसका A मोल बनेगा और इसका B मोल बनेगा। ठीक है, या X और Y मान लो, हम A और B मान लिए, तुमको X और Y हो सकता है तुम लोग X और Y माने होंगे इसे, तो X मान लेते और इसे Y ही मान लेते ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो X और Y हम एज्यूम कर लिए मेरे भाई। तो पीओएसी हम लगाएंगे फॉर Fe। पहले हम Fe के लिए लगाएंगे, Fe केवल एक ही मोल है, 1:1 होगा, प्लस वहां पे Fe है ही नहीं है O2 के साथ में, तो 0 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे X तो X ही होगा उसका भी, लेकिन यहाँ पे 2y होगा। तो यहाँ पर से एक इक्वेशन आ गया, X + 2y इज इक्वल टू 1। X + 2y इक्वल टू 1 आ गया मेरे भाई, ये एक इक्वेशन हम लोग को मिल गया। दूसरा, अब किसके लिए लगा सकते हैं, तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है तो पीओएसी ऑक्सीजन के लिए लगा लो। फॉर ऑक्सीजन O के लिए, एटम के लिए लगाते हैं, एटम प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो यहाँ पे 0, कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे इसका दुगना है तो 0.65 × 2 ये 1.3 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होगा X होगा और वहां पे 3y होगा। तो यहाँ पर से X + 3y कितना आ जाएगा 1.3 मेरे भाई, ये 2 माइनस कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, तो यहां से y का जाएगा, y का वैल्यू 0.3 आ गया। इसका मतलब Fe2O3 का आपको पता चल गया मोल्स 0.3 मोल्स। मोल भी लिखा करो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, कभी कभी वेट और मोल में कंफ्यूजन हो जाता है। अब पुट कर दो किसी में भी ले जाकर के, तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 0.4 मोल आ जाएगा, 0.4 मोल्स आ जाएगा। तो मेरे भाई ये जवाब है 0.4 मोल, यहाँ पे 0.3 मोल्स, FeO का 0.4, Fe2O3 का 0.3 मोल्स, जो कि आपका भी आंसर आया था। ये मेरे भाई एक मेथड था मेरे भाई। इसके अलावा कोई दूसरा मेथड से बनाया है कि नहीं, कोई इसका कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन इसके अलावा कोई बनाया था, ये मेथड 1 है। हाँ, ऋषिकेश बनाया था, श्रुति बनाई है, वेरी गुड। तो मेरे भाई मेथड नंबर 2 भी बताने जा रहे हैं। मेथड नंबर 2, अगर पीओएसी तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि सर इसको क्या सिर्फ पीओएसी से बना सकते हैं, तो नहीं, सिर्फ जरूरी नहीं है कि पीओएसी से बना सकते हैं, आप इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हो। लाइक क्या करेंगे मेरे भाई, पहले रिएक्शन लिखेंगे Fe + O2 गिवन राइज टू FeO, FeO लिखेंगे। अब हम देखेंगे कौन बच जा रहा है। यहां पर FeO में मेरे भाई किसका परसेंटेज ज्यादा, तो दोनों का इक्वल है। Fe2O3 में देखोगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है, तो देखना पड़ेगा क्या O2 बच रहा है क्या। O2 बच जाएगा तो ये FeO Fe2O3 में बन जाएगा, तो चेक करते हैं। हाँ, उल्टा भी कर सकते हो, Fe + O2 को Fe2O3 बना लो, फिर देखो क्या Fe2O3 में बनने के बाद क्या Fe बच जाता है। अगर Fe बच जाएगा तो मेरे भाई वो फिर से वापिस क्या लिखना पड़ेगा, Fe2O3 + Fe गिवन राइज टू FeO। मेरे पास 3 मेथड है जिस तरीके से कार्बन वाला था। चलो इस मेथड से बनाते हैं मेरे भाई। Fe कितना मोल दिया गया है, 1 मोल दिया गया है।
और O2 0.65 मोल दिया गया। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में जब ऐसे इस अप्रोच से बनाएंगे तो रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बैलेंसिंग के लिए हम हाफ यूज कर लिए ताकि रिएक्शन बैलेंस हो जाए। तो मेरे भाई इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाय स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट कितना आ जाएगा 1/1, ये कितना आ जाएगा 1.3। लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो फटाफट इसको जीरो कर दो मेरे भाई। ये जीरो हो जाएगा तो इसका 1 मोल, तो इसका आधा, इसके यानी 0.5 कंज्यूम होगा, तो ये 0.15 मोल्स बच जाएगा, 0.15 मोल बच जाएगा। और 0.15 बचा, इसका कितना बनेगा 1 मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा। हाँ, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन बच गया है, Fe2O3 में ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है, इसका मतलब ये फर्दर रिएक्शन कर सकता है। ये एक रिएक्शन हुआ, ये दूसरा रिएक्शन होगा। हाँ, और भी बना सकते थे, पहले ही Fe2O3 बना लो, फिर Fe बच जाएगा उस केस में, उस केस में Fe बच जाएगा। तो FeO प्लस O2 गिवन राइज टू Fe2O3। Fe2O3 यहाँ पे बैलेंस कर दो, 2FeO, तो टोटल 4 ऑक्सीजन, हमको तो 3 ही ऑक्सीजन रखना था, यहाँ पे हाफ लगा दो, यहाँ पे हाफ लगा दो। हाँ, कितना कितना बचा हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे FeO 1 मोल बना है, 1 मोल, और O2 मेरे भाई कितना बचा हुआ है 0.15 मोल्स बचा हुआ है। अब यहां पर से फिर से किसको लिमिटिंग रिएजेंट पता करोगे, ये 1/2, ये कितना आ जाएगा 0.5, ये 0.3 आएगा, ये 0.3 आएगा। लिमिटिंग रिएजेंट O2 आ गया, ये आ गया लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब इसको कंप्लीटली कंज्यूम कर दो, इसको जीरो कर दो तो इसका दुगना नहीं 4 गुना कंज्यूम होगा, 4 गुना कंज्यूम होगा, यानी 0.6 कंज्यूम होगा, तो 0.6 कंज्यूम होगा तो 0.4 मोल्स बचेगा, 0.4 मोल्स बचेगा, जो पहले भी आंसर आ रहा था वही आ रहा है। हाँ, इसका कितना दुगना बनेगा, तो ये दुगना बनेगा तो 0.3 मोल्स बनेगा। तो ऐसे भी बना सकते हो। फिर से एक और मेथड है, पहले ये वाला रिएक्शन को लिखो Fe प्लस O2 गिवन राइज टू Fe2O3, और फिर Fe2O3 प्लस फिर लगा के Fe करके FeO बना लेना। मेरे पास बहुत सारा मेथड है, मेथड 3। तो मेरे भाई आप जिस भी मेथड से बनाए होंगे तीनों सही है, लेकिन हम फिर से बोलेंगे POAC को यूज करने की कोशिश मत करना, उसे प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मेरे भाई ये ठीक है, ये सारा हो गया मेरे भाई, ठीक है। आपका जो डाउट है सौम्यदीप का CDPS नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसको अभी हम बताने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो डाउट आएगा, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो डाउट आएगा। एक सेकंड हम क्वेश्चन खोल लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। एक सेकंड बस वेट करना। आप लोगों का टेस्ट है कल, टेस्ट अच्छे से देना, ठीक है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, CDPS नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 में, हाँ ये क्वेश्चन और भी बहुतों को डाउट आया था, 11th क्लास में ही बच्चों को डाउट आया था, ठीक है। तो हम CDPS 2 का क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हम लिख देते हैं, CDPS 2 का क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डाउट है। बाकी लोग जो नहीं भी बनाए हो, हमको पता है कि आप लोग टेस्ट का तैयारी कर रहे होंगे, मे भी नहीं बनाए होंगे, बना लेना कल के टेस्ट के बाद, ठीक है। एन एलिमेंट ए, कोई एलिमेंट है मेरे भाई ए, कोई एक एलिमेंट है ए, हमको नहीं पता कि ए कौन एलिमेंट है, ठीक है, ए एलिमेंट है, इज कन्वर्टेड टू इट्स ब्रोमाइड। मेरे भाई ये Br2 से रिएक्शन करके इसका वैलेंसी जितना होगा उसके अकॉर्डिंगली ये ABrX बना लेगा। अगर ए का वैलेंसी x होगा तो यहाँ पे ABrX बन जाएगा, क्योंकि Br का वैलेंसी 1 होता है, ये सबको पता है। एंड द ब्रोमाइड आयन, मेरे भाई यहाँ पे जो ब्रोमाइड आयन बना है, प्रेसिपिटेटेड एज AgBr, हो सकता है इसको रिएक्शन किया गया हुआ Ag के साथ में और ये रिएक्शन करके AgBr बना दिया। तो सिंस हमको Ag कितना, जितना Br होगा उतना ही Ag रिक्वायर्ड होगा, तो XAg रिक्वायर्ड होगा, XAg रिक्वायर्ड, तो XAgBr बन जाएगा। हाँ, आपको लिखा हुआ यहाँ पे क्वेश्चन में कि 0.66 ग्राम ऑफ द ब्रोमाइड, यानी ये 0.66 ग्राम्स है, ये जो ब्रोमाइड है, ठीक है, गिव करता है आपको AgBr का 1.32 ग्राम्स, 1.32 ग्राम्स AgBr। तो वैलेंसी निकालना एक, यानी x निकाल लो वैलेंसी पता चल जाएगा, x निकाल लो तो वैलेंसी पता चल जाएगा। हाँ, यहाँ पर
एक और हिंट दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास जो ए का है वो आपको 56 दिया गया है। मॉलिक्यूलर मास ए का 56 दिया हुआ है। अब इसको यूज करना पड़ेगा मेरे भाई। कैसे यूज करेंगे बता देते, हिंट कर देते, वैसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहां से सबसे पहले क्या करो मेरे भाई, एजीबीआर का मोल्स निकालो। कैसे निकालेंगे एजीबीआर का मोल्स? तो मोल्स ऑफ एजीबीआर सिंस वेट गिवन है और मेरे भाई इसका एजी का वेट होता है 108, मॉलिक्यूलर मास 108 और बीआर का 80 होता है। इसको कैलकुलेट कर लो जल्दी से, देख लो कितना आंसर आ रहा है। तो मेरे भाई 108 प्लस 80 जो आएगा ये 188 आएगा। तो 1.32 को डिवाइड कर लो 188 से, ये 0.007 आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एजीबीआर। ठीक है मेरे भाई, कितना आ जाएगा? 0.007 आ जाएगा। ठीक है, आ गया तो आ गया, क्या दिक्कत है मेरे भाई? ठीक है, तो अगर मेरे भाई अगर एक मोल अगर ये होगा तो ये एक्स मोल देगा। अगर ये एक मोल होगा, अगर ये एक मोल होगा तो ये एक्स मोल मिलेगा, है ना? एक मोल होगा तो ये एक्स मोल मिलेगा। तो एक मोल लिख सकते हो चाहे तो, एक मोल ए बी आर एक्स क्या देगा हमको? एक्स मोल ऑफ एजीबीआर, एक्स मोल ऑफ एजीबीआर। एक मोल कितना देगा? एक्स मोल देगा। या उल्टा बोल सकते हो, एक मोल एजीबीआर का 1/x मोल एबीआरएक्स उसके लिए चाहिए होगा। जैसे भी बोल सकते हो, जैसे भी बोल सकते हो मेरे भाई। तो सिंस कितना मोल्स होगा इसका, तो कितना, अगर एक मोल इतना है तो 0.66 ग्राम कितना होगा? तो मेरे भाई ए का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 56 दिया गया है और ब्रोमीन का 80x। ठीक है, इतना मोल एबीआरएक्स कितना देगा? तो मेरे भाई इतना x इंटू 0.66 डिवाइडेड बाई 56 प्लस 80x एजीबीआर प्रोड्यूस करेगा, एजीबीआर प्रोड्यूस करेगा। और मेरे भाई एजीबीआर का तुम मोल्स निकाल लिए हो, यानी इसको इक्वेट कर लो 0.007 से, यानी x इंटू 0.66 डिवाइडेड बाई 56 प्लस 80x इज इक्वल टू 0.007। यहां से तुमको कैलकुलेशन करना होगा और x का वैल्यू अराउंड 3.92 आएगा। तो इसको हम तुम्हें अप्रोक्सीमेट कर देना, 3.9 का मतलब 4 लिख सकते हो, तो ये 4 लिख देना आंसर। ठीक है सौम्यदी, बन जाएगा क्वेश्चन, बन जाएगा? क्लियर हो गया डाउट या अब भी डाउट बचा है? ठीक है, तो मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट था जो कि आप सीख गए, आपको इजी लगा होगा। ये सॉल्व कर लेना, यही आंसर आएगा। तो ये x जो है यही वैलेंसी की तरह काम करेगा, क्योंकि ए का जितना वैलेंसी होगा उतना ही ब्रोमीन के साथ में कॉम्बाइन होगा, उतना ही सारा ब्रोमीन के साथ में कॉम्बाइन होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारा चीज था मेरे भाई। मोल कॉन्सेप्ट, ऑलमोस्ट मोल कॉन्सेप्ट का मेजर पार्ट खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है, मेजर पार्ट बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, मोल कॉन्सेप्ट नहीं कंप्लीट हुआ है, मोल कॉन्सेप्ट का एक मेजर पार्ट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पार्ट की तरफ आ रहे हैं, दूसरे पार्ट की तरफ आ रहे हैं मेरे भाई। मोल कॉन्सेप्ट का इंपिरिकल फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाम तो आप लोग सुने होंगे बचपन में कि इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मेरे भाई ये इंपिरिकल फॉर्मूला जो होता है मेरे भाई, बताएंगे तब सब समझ में आएगा। देखो क्या है, ये मेरे पास रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट रेशियो, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट्स सिंपलेस्ट रेशियो, ये सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तुमको अगर सर मतलब नहीं समझ में, अरे पहले लिखो तो फिर समझाएंगे तुमको क्या मतलब है। बस ये समझ लो कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिख लो, होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिंपलेस्ट रेशियो कोई सा भी रेशियो हो सकता है, नहीं, होल नंबर के रेशियो पे बताएगा। और मेरे भाई ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। कोई भी एक मॉलिक्यूल में एक्चुअली कितना एटम्स है
उसको हम लोग को ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? एक्चुअल नंबर कितने एटम्स के हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, और इंपिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। समझ में है? तो वो सर मतलब रुको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे ना मेरे भाई एक कंपाउंड है ग्लूकोज, एक कंपाउंड है ग्लूकोज मेरे भाई, तुम जानते होगे। तो अगर कोई पूछे कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है मेरे, यही है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है। हाँ लेकिन अगर हम तुमसे बोले कि इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है, इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, तो क्या करना पड़ेगा? 6 कॉमन ले सकते हो, जिस तरीके से मैथमेटिक्स में कॉमन लेते हैं उस तरीके से यहां पर भी कॉमन ले लो, यहां पर भी 6 को कॉमन ले लो। तो अगर 6 कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास CH2O बच जाएगा। यानी ये सिंपल रेशियो है मेरे पास, सिंपलेस्ट होल नंबर पे 1 2 1, 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो कि होल नंबर इससे सिंपल नहीं हो सकता, इससे और ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। तो मेरे भाई ये भी कौन कौन से एटम्स मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है ये बता रहा है, लेकिन किस फॉर्म में बता रहा है? आपको एकदम होल नंबर, सिंपल होल नंबर पे बता रहा है। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपको एक्चुअल कितना एटम्स है, जैसे कार्बन के 6 है, हाइड्रोजन के 12 है, ऑक्सीजन के 6 है। लेकिन मेरे भाई ये क्या बता रहा है? एक रेशियो पे बोल सकते हो, बता रहा है कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितने, यानी सिंपल होल नंबर में ये कन्वर्ट कर सकता है। आया बात समझ में? उसी तरीके से मेरे भाई और एग्जांपल, इसको एग्जांपल नंबर 1 लिख सकते हो। इस तरीके से और एग्जांपल तुम दे सकते हो, फॉर एग्जांपल C2H6 मेरे भाई यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और मेरे भाई अगर इसका इंपिरिकल फॉर्मूला लिखना चाहे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो CH3 बन जाएगा, CH3 ये इंपिरिकल फॉर्मूला है। यानी जो कॉमन लेने के बाद जो सिंपल होल नंबर रेशियो में मिले उसी को क्या कहते हैं? इंपिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। अब सुनना, अब सुनना एक बात को मेरे भाई, एक बात को सुनना। अगर हम तुमसे पूछे कि C2H6 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा तो बता सकते हो क्या? मॉलिक्यूलर मास कितना होगा C2H6 का? C2H6 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तुम कहोगे सर 24 + 6 30 होगा, 30 होगा। और अगर हम तुमसे CH3 का पूछे तो क्या बोलोगे? अगर हम CH3 का बोले तो तुम कहोगे सर 12 + 3 15 होगा। और मेरे भाई तुम ऐसा सोच सकते हो क्या, ऐसा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू एन सोच सकते हो कि नहीं? तो मेरे भाई तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मास होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मास होगा वो इंपिरिकल फॉर्मूला का मास, और जो नंबर कॉमन लिया गया है, जो नंबर कॉमन लिया गया है उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हमको कभी भी इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया और हमको कोई बता दे कि उसमें एन का वैल्यू क्या है, तो उससे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास बता सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास बता सकते हैं। या फिर आपको यह दे दे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको का मास पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का अगर मास पता है, जैसे C2H6 का पता है, कितना पता है? 30 पता है, और इंपिरिकल फॉर्मूला का मास आपको पता है कितना? 15 है। तो मेरे भाई एन का वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मास होगा मेरे भाई वो इंपिरिकल फॉर्मूला का मास, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास इंटू एन कर देंगे। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास आपको पता है और इंपेरिकल फॉर्मूला अगर निकाल लिए आप तो उसका मास पता हो गया, मास पता हो गया तो वहां से एन का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, एन का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। और वहां से तुम बता सकते हो रियल मायने में, जैसे यहां पर इसका था 30, इसका था 15, तो एन का वैल्यू 2 आता, तो सारे को सारे एटम्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो C2H6 हो जाता, C2H6 हो जाता। तो ये एक रिलेशन तुम्हें दिखाई दिया, तो इसका मतलब हमको आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा मेरे भाई अगर हम तुमको इंपिरिकल फॉर्मूला दे दे CH3 दे दे और हम बोले जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है, तो क्या तुम उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? फिर से सुनना क्वेश्चन क्या है। हम तुमको इंपिरिकल फॉर्मूला दे दिए और हम बोले कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है,
तो क्या तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकते हो? यस या नो? यस, क्योंकि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब हाइड्रोजन भी पक्का 2 से मल्टीप्लाई होगा। हाइड्रोजन भी क्या होगा? पक्का 2 से मल्टीप्लाई होगा। यानी कोई एटम, किसी एक एटम कितना, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, अगर वो पता चल जाए तो रियल मायने में इंपिरिकल फॉर्मूला से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये भी एक मेथड हुआ। अच्छा मेरे बहन, जैसे अगर हम तुमको इंपिरिकल फॉर्मूला दे दे CH3, और हम तुमको बोल दे कि जो एक्चुअल फॉर्मूला है यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें टोटल एटम्स 8 है, टोटल एटम्स 8 है, तो क्या तुम उस पे बता सकते हो कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? हम अगर बोल दिए कि CH3 इंपिरिकल फॉर्मूला है और टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में वो कितना है? 8 है, तो बता सकते हो क्या? तो मेरे भाई एकदम खुले में बता सकते हो। तुम कहोगे सर अगर अगर आपका इंपेरिकल फॉर्मूला CH3 है तो अगर उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन भी x से मल्टीप्लाई होगा। तो अब आप बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स जोड़ करके 8 है, तो यहां से 4x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और हम खुले में बता सकते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे और फॉर्मूला निकल जाएगा। इसका मतलब आपको कभी भी इस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होगा तो ये सारा कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन हो सकता है। ये कुछ भी आपको, ये इस तरीके से हम कुछ आपको इंफॉर्मेशन दिखलाए, हम वो सारा चीज को हम आपको लिखवा देना चाहते हैं, किस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगा क्वेश्चन में, और उससे आप इंपिरिकल फॉर्मूला से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे। तो टू डिटरमीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, टू डिटरमीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? आप कैसे निकालोगे? तो मेरे भाई अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स नोन होगा कंपाउंड में तो तब भी तुम बता सकते हो, तब भी तुम बता सकते हो। तो इफ एक्चुअल नंबर, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, इफ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट, ऑफ एनी एलिमेंट इन द कंपाउंड इज गिवन, जो हम बताए थे किसी एक का भी पता चल जाए तब निकाल सकते हो, तब निकाल सकते हो। दूसरा, इफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर, फटाफट लिख लो मेरे भाई, समझाए वही चीज को लिख रहे हैं, एटम्स ऑफ, एटम्स इन द मॉलिक्यूल इज गिवन, मॉलिक्यूल में अगर टोटल एटम भी गिवन होगा तब भी तुम निकाल सकते हो, तब भी तुम निकाल सकते हो मेरे भाई। तीसरा, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास पता है और इंपिरिकल फॉर्मूला निकाल लिए तब भी निकाल सकते हो, एम पता चल जाएगा। ठीक है, इफ मॉलिक्यूलर मास इज गिवन, इफ मॉलिक्यूलर मास इज गिवन तब भी तुम निकाल सकते हो। अगर मॉलिक्यूलर मास भी पता होगा तब भी तुम खुले में निकाल सकते हो। हाँ मेरे भाई, एक टर्म और होता है इसके अलावा, सिंस यहीं पर आप लोग को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, ठीक है, आप वैसे से होंगे आप लोग, इफ वेपर डेंसिटी इज गिवन, इफ वेपर डेंसिटी इज गिवन, अगर वेपर डेंसिटी गिवन होगा तो तब भी निकाल सकते हैं। तुम कहो सर कैसे निकालेंगे उस केस में? तो देखो हम बताना चाहेंगे सारा चीज, हम तुमको एकदम सच सच बताएंगे। वेपर डेंसिटी को हम VD लिख रहे हैं, ये दरअसल मॉलिक्यूलर मास बाई 2 होगा। वेपर डेंसिटी जो होता है ये मॉलिक्यूलर मास बाई 2 होता है। ये कहां से आया है अब इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं आपको, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन तुम्हें ना रहे। तो अगर वेपर डेंसिटी पता है तो दरअसल तुमको मॉलिक्यूलर मास पता है। तो मेरे भाई अगर मॉलिक्यूलर मास पता ही है तो इंपिरिकल फॉर्मूला तुम निकाल लोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकल जाएगा। लेकिन हाँ, ये वेपर डेंसिटी कहां से, ये क्या मतलब है ये वेपर डेंसिटी का? तो मेरे भाई डेंसिटी वर्ड आप नाम सुने होंगे, तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। अगर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये मास डेंसिटी हो गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी का भी डेंसिटी बात करें तो पर वॉल्यूम से डिवाइड होता, पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर एक टर्म होता है रिलेटिव डेंसिटी। हाँ, ये डेंसिटी नहीं, अब रिलेटिव, किसी से रिलेट किया जाएगा, किसी से रिलेट किया जाएगा मेरे भाई, किसी से रिलेट करेंगे।
जैसे मेरे भाई तुमको किससे रिलेट करेंगे, किससे रिलेट करेंगे, तो मेरे भाई रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन किया गया सॉलिड्स के लिए, लिक्विड के लिए, सॉलिड्स या लिक्विड के लिए मेरे भाई, और गैसेस के लिए अलग से डिफाइन किया गया है। फॉर गैसेस अलग से डिफाइन किया गया है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड के लिए अलग डिफाइन किया गया है, गैसेस के लिए अलग डिफाइन किया गया है। तो हम पहले बात करेंगे सॉलिड्स के लिए कैसे डिफाइन किया गया है और गैसेस के लिए कैसे डिफाइन किया गया है। तो मेरे भाई फॉर सॉलिड्स अगर बात करें तो क्या है ना मेरे भाई, जैसे इस पेन का अगर हम डेंसिटी 1 बोल दें, इस पेन का डेंसिटी इतना बोल दे 1 है, और इतना ही वॉल्यूम का कोई दूसरा पेन लेते हैं, जितना वॉल्यूम का ये पेन है उतना ही वॉल्यूम का कोई दूसरा पेन लेते हैं, तो मेरे भाई हम देखेंगे उसका मास कितना हो रहा है, सेम वॉल्यूम है, अगर उसका मास ज्यादा, अगर दुगना मास होगा इसका, तो हम बोलेंगे डेंसिटी दुगना है, डेंसिटी दुगना है क्योंकि वॉल्यूम सेम है। तो फॉर सॉलिड्स या लिक्विड के लिए मेरे भाई, या लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए या लिक्विड के लिए, तो मेरे पास किसी एक का डेंसिटी नोन है तो उसके रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे, उसी को हम बोल रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोल रहे हैं? रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो अब तुमको अगर किससे रिलेट किया जाता है, जैसे आप बोले ये पेन से, जैसे ये पेन है मेरे भाई और ये पेन है, हम ऐसा एज्यूम करें कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, तो हम इस पेन का वेट मेजर करेंगे और इस पेन का वेट मेजर करेंगे। अगर ये पेन दुगना आ गया तो हम बोलेंगे इस पेन का अगर डेंसिटी x है तो इसका डेंसिटी 2x होगा। तो इस तरीके से रिलेटिव डेंसिटी। और मेरे भाई इसी का एक नाम और से बहुत ज्यादा फेमस है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप नाम कहीं कहीं पर सुने होंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसको कैसे रिलेट किया जाता है मेरे भाई, तो कभी भी रिलेटिव निकालना है तो डेंसिटी जिस सब्सटेंस का आपको निकालना है मेरे भाई, जैसे इस पेन का, जैसे जिस पेन से लिख रहे हैं इसका पता करना है मेरे भाई, और इसका डेंसिटी हमको नोन है कि x है, तो इस पेन का डेंसिटी कितना होगा ये पता करना है। तो मेरे भाई क्या करेंगे हम, जो रेफरेंस है, मेरा रेफरेंस कौन है, ये रेड वाला पेन है, तो इसको डेंसिटी ऑफ रेफरेंस से डिवाइड दे देंगे। अच्छा, इसका कोई यूनिट नहीं होता है मेरे भाई, डेंसिटी ऑफ रेफरेंस से डिवाइड दे देंगे, यानी इसका यूनिट नहीं होगा, क्योंकि इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम होगा तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो मेरे भाई ये रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, अभी लिख देंगे हम कहीं पर भी, रिलेटिव डेंसिटी का यानी कि कोई यूनिट नहीं होता है। हाँ, सॉलिड्स के लिए, लिक्विड के लिए रिलेटिव डेंसिटी बोलो या स्पेसिफिक ग्रेविटी कहो। हाँ मेरे में, अब तुमको हम बताएंगे डेंसिटी कोई सब्सटेंस है एक्स, एक्स इज एनी सब्सटेंस उसका, और रेफरेंस जो होता है ये डेंसिटी होता है H2O का एट 4 डिग्री सेल्सियस, और ये बराबर होता है मेरे भाई, किसके बराबर होता है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1 ग्राम पर मिलीलीटर के इक्वल होता है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एक्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर से कंपैरिजन करते हैं कि अगर वाटर का डेंसिटी एक्स है, उतना ही वॉल्यूम अगर कोई दूसरा सब्सटेंस लिए तो उसका कितना वेट आया उससे रिलेट कर देंगे। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। हाँ, इन लोगों का कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों यूनिट नहीं होगा? क्योंकि डेंसिटी अपॉन डेंसिटी यूनिट लेस हो जाएगा, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। मेरे भाई अगर गैसेस के लिए बात करें तो गैसेस के लिए कैसे डिफाइन होगा, तो मेरे भाई रिलेटिव डेंसिटी, सॉलिड्स के लिए और लिक्विड के लिए बता दिए रिलेटिव डेंसिटी मेरे भाई, या फिर इसी को एक नाम और से भी जाना जाता है यहाँ पर गैसेस के लिए रिलेटिव डेंसिटी को, वेपर का डेंसिटी, क्योंकि ये गैस है तो वेपर बनाएगा, तो वेपर का डेंसिटी। सेम सवाल है कि इसमें भी वैसे ही करेंगे, सब्सटेंस का पहले डेंसिटी जिस गैस का निकालना होगा और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ गैस जिस गैस का निकालना है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस। यहां पे एक लाइन लिखना पड़ेगा, गैसेस के लिए सेम टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए, अदरवाइज वेरी कर जाएगा, अदरवाइज वेरी कर जाएगा। आपको टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखना पड़ता है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखना पड़ता है, सेम रखना पड़ता है, ठीक है। अब हमको ये बताओ कि हम लोग सिंस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ चुके हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ चुके हैं, तुम कहोगे सर हाँ पढ़ चुके हैं। मेरे भाई पी
इंटू वी, नंबर ऑफ मोल्स को हम वेट बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू आरटी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को। अगर इस मॉलिक्यूलर मास को इधर लेते गए और वी को इधर लेते गए वेट बाई वॉल्यूम, तो मेरे भाई वेट बाई वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं। तो पीएम इज इक्वल टू डी आर टी, यहां पे डेंसिटी आ गया। तो मेरे भाई अगर सब्सटेंस एक्स का डेंसिटी निकालना है, प्रेशर टेम्परेचर सेम है, तो क्या लिखेंगे, ये रफ वर्क है मेरे भाई, समझाने के लिए यूज किए हैं। तो कैसे लिखेंगे डेंसिटी, प्रेशर, प्रेशर सेम होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस एक्स और डिवाइडेड बाय आर और टी लिखेंगे मेरे भाई। इसी तरीके से डेंसिटी उसका निकालना है और रेफरेंस का, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, रेफरेंस का होगा, और मेरे में आर टी, और सिंस आर एक कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर सिंस सेम है, तो आर टी कट जाएगा, पी पी कट जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ रेफरेंस एलिमेंट। हाँ ये भी यूनिटलेस होगा। हाँ यहाँ पे एक बाई डिफॉल्ट जिस तरीके से लिक्विड के लिए या सॉलिड के लिए वाटर सेट है, इसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस सेट है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज रेफरेंस, यहां पर हाइड्रोजन गैस होता है रेफरेंस के लिए, तो mx/2 लिख दिया जाता है। mx कहां से आया है, कैसे आया है, ये बात हम आपको सच सच सब कुछ बता दिए हैं, सच सच सब बता दिए कि रिलेटिव डेंसिटी का मतलब डेंसिटी गैस का डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस जो किसका होगा, रेफरेंस में कौन आता है, हाइड्रोजन गैस, और उसको पीएम इज इक्वल टू डीआरटी से रिलेट कर दिए, और फाइनली ये बाय डिफॉल्ट mx/2 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, dx/1 आ गया। हाँ ये सब यूनिट लेस होगा, ये रिलेटिव डेंसिटी जो भी है, चाहे गैसेस के लिए हो या फिर मेरे भाई किसी और के लिए हो, लिक्विड के लिए हो या सॉलिड के लिए हो, ये यूनिट लेस होगा। इसलिए कभी भी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट नहीं लिखा रहेगा, कभी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट नहीं लिखा रहेगा। हाँ आपसे बाई डिफॉल्ट अगर गैसेस होगा तो गैसेस का वेपर डेंसिटी गिवन होगा, और वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, और मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का पता चल जाएगा। तो इंपिरिकल फॉर्मूला मेरे भाई नोन था, तो वहां से n का वैल्यू निकलेगा, और अगर n का वैल्यू निकल गया तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, वहां से मेरे भाई हम कितना किसका एक्चुअल एटम्स होगा वो पता कर सकते हैं। तो मेरे भाई इस पेज को हम हटा रहे हैं। आई होप ये बातें जो हम कहे तुम्हारे सामने, ये लाइंस तुमको समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट्स, तो सिंस अब ये सारा बात की, अभी तक हम लोग क्या बात किए, इंपेरिकल फॉर्मूला बात किए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बात किए। इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो होता है एटम्स का, और मेरे भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल एटम्स कितना होगा ये बता देता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा ये बता देता है। तो ये है इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। अब सिंस इंपिरिकल फॉर्मूला नोन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, तो किसी एक एटम का एक्चुअल नंबर पता चल जाए तब निकाल लेंगे, या टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाए, या फिर क्या पता चल जाए, मॉलिक्यूलर मास पता चल जाए, तो इससे हम n का वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर वेपर डेंसिटी पता चल जाए, वेपर डेंसिटी की यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास पता कर सकते हैं, और अगर मॉलिक्यूलर मास पता चल गया तो मेरे भाई n का वैल्यू पता चल गया, n का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन कराना चाहेंगे मेरे भाई, एक दो एग्जांपल्स कराना चाहेंगे इससे रिलेटेड इंपिरिकल फॉर्मूला से। हाँ ध्यान रखना, जब भी सवाल बनाना है तो हमेशा सवाल बनाने टाइम एक बात का ध्यान पे रखना कि हमेशा नंबर ऑफ मोल्स में ले जाना है, चीजों को नंबर ऑफ मोल्स में ले जाना है। तो मेरे में एक कंपाउंड होगा जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बन जो है ये 60% है, ये हाइड्रोजन जो है 8% है, और ये 32% है बाई मास, और ये एक्सपेरिमेंटली पता चला है। सिंस ये सारी बातें आपको एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। ठीक है, तो बाई मास गिवन है, बाई मास, परसेंटेज बाई मास। तो मेरे पास परसेंटेज बाई मास का मतलब, ये तो लाइन बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया कि सर ये परसेंटेज बाई मास का मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब तो बता दो। तो मेरे बहुत सिंपल सा मतलब है, जैसे लेट्स से एक कंटेनर है मेरे में,
एक कंटेनर है और इसमें कोई सब्सटेंस एक्स है और कोई सब्सटेंस वाई है, कोई सब्सटेंस एक्स है और कोई सब्सटेंस वाई है, इसका वेट W1 है, इसका वेट W2 है, तो मेरे भाई अगर हम पूछेंगे टोटल वेट कितना है, तुम कहोगे सर W1 प्लस W2 है, सब्सटेंस का बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे परसेंटेज वेट ऑफ एक्स कितना है, वेट परसेंटेज ऑफ एक्स कितना है, तो मेरे पास जो एक्स का वेट होगा डिवाइडेड बाय टोटल वेट इंटू 100। क्या करेंगे, परसेंटेज वेट ऑफ एक्स निकालना होगा, तो परसेंटेज कभी भी बाई मास दिया रहे तो उसका मास डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो मेरे पास अगर टोटल मास अगर आपको कुछ मान ले, W मान ले, 100 मान ले, 200 मान ले, 500 मान ले, तो मेरे भाई अगर हमको सिर्फ परसेंटेज पता है और हमको कार्बन का वेट चाहिए, हाइड्रोजन का वेट चाहिए, ऑक्सीजन का वेट चाहिए, तो सिर्फ परसेंटेज वेट ऑफ कार्बन पता है, तो यहां से अगर टोटल वेट अगर नोन हो जाए, W हो जाए, तो जितना परसेंटेज दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करके उसका वेट निकाल सकते हैं कार्बन का। इस तरीके से हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं, इसका ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अब हम सिर्फ टोटल वेट को अक्सर कंसीडर करने बताते हैं अपने बच्चों को, क्या बोलते हैं कि टोटल वेट को कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेना। जब भी टोटल वेट इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है तो या तो टोटल वेट को कंसीडर कर लो ताकि क्वेश्चन आसान हो। लेकिन सवाल है कितना एज्यूम करे, 100 एज्यूम करे, 200 एज्यूम करे, 500 एज्यूम करे या W एज्यूम करे, क्या एज्यूम करे टोटल वेट को? तो मेरे भाई हम सिर्फ बोले कुछ ना कुछ वैल्यू रखना है, W तो नहीं पुट करेंगे अदरवाइज वेरिएबल बन जाएगा। तो मेरे भाई एक ऐसा नंबर हम पुट करेंगे जिससे ये सारा का मोल्स क्या आ जाए, अच्छा अच्छा नंबर आ जाए। जैसे कार्बन का इसका कितना होगा एटॉमिक मास, तो वो 12 होगा, तो 12 5 जा 60 हो सकता है। इसका मतलब अगर टोटल वेट को अगर हम 100 मान लें, ये तो हम कॉन्सेप्ट एक बताए तुमको, ये तो एक कॉन्सेप्ट बताए, अगर इस क्वेश्चन में अगर हम टोटल वेट को लेट कर लिए, टोटल वेट को अगर 100 ग्राम मान लिए, तो कार्बन का कितना हो जाएगा मेरे भाई, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन का कितना वेट हो जाएगा, तो सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ है आपको, W ऑफ कार्बन टोटल वेट 100 100 100 कैंसल आउट, तो मेरे भाई जो परसेंटेज है वही हो जाएगा 60 ग्राम। ये 100 माने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे भाई हर केस में हम 100 ही मानेंगे, हम अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से मानेंगे ताकि मोल्स अच्छा अच्छा आ जाए। हाँ, लेकिन किसका देखेंगे मोल्स, इसका मोल्स को देखेंगे पहले, तो मेरे भाई जिसका एटॉमिक मास सबसे बड़ा होगा ना, उसी का पहले मोल्स को तुमको देखना है कि एक अच्छा नंबर आए, उसी का मोल्स को पहले देखना है कि वो अच्छा नंबर आए। एक दो एग्जांपल करते हैं, बात समझ में आ जाएगा। तो मेरे अगर 8% है, इसका निकालोगे तो 100 ग्राम मान चुके हैं सॉल्यूशन में बनाने के टाइम में, तो इसका 8 ग्राम आ जाएगा, ऑक्सीजन का 32 ग्राम आ जाएगा। मेरे भाई सबका वेट पता चल गया, सारे का वेट पता चल गया, W। अब क्या करो, मोल्स पता कर लो। तो मेरे भाई मोल्स का मतलब क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर मास, तो कार्बन का 5 आ जाएगा, 5 12 12 5 जा 60, 5 मोल आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 हो गया तो 8 मोल आ जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो 2 मोल आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। और मेरे भाई इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है, 5 8 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। तो मेरे भाई यही सिंपल रेशियो है, यही सिंपल रेशियो है। और अगर कोई पूछे कि इंपिरिकल फॉर्मूला यहाँ पर से कितना आएगा, तो कार्बन का सिर्फ 5 है तो 5 लिख दो, हाइड्रोजन का 8 है तो 8 लिख दो, ऑक्सीजन का 2 है तो 2। हाँ, अगर सिंपल नहीं आता तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, किसी नंबर से 1/10 से मल्टीप्लाई करते, 4 से मल्टीप्लाई करते, 5 से मल्टीप्लाई करते, कुछ भी कर सकते थे। और मेरे में जो मोल्स आया है, बस उसी मोल्स को हम लोग लिख देंगे कि कार्बन का अगर इस कंपाउंड का टोटल 1 मोल होगा तो उसमें 5 मोल कार्बन होगा, उसमें 8 क्या होगा, 8 मोल ऑक्सीजन हाइड्रोजन होगा और 2 मोल ऑक्सीजन होगा। ये हमको बता रहा है, ये इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कर रहा है। आई होप ये बात तुमको समझ में आया होगा। तो मेरे भाई एक प्रश्न इसी से रिलेटेड तुमको देते हैं आसान सा, तुम हमको बताना उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा। और टोटल वेट कोई जरूरी नहीं कि 100 मानना, 100 नहीं मानना, हम क्या बोले, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे बड़ा होना, तो कोशिश करना कि उसको क्या करे, उसका मोल्स एकदम अच्छा नंबर आए, इंटीजर आए, उसका मोल्स एकदम इंटीजर आए, वैसा सोचना है।
जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं सल्फर है और ऑक्सीजन है मेरे भाई, हाँ सल्फर का आपको 50% दिया हुआ है और ऑक्सीजन का 50% बाई मास गिवन है, बाई मास गिवन है 50-50%। तो आपको बताना है कि इसका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। बताओ। तो मोल्स निकालना पड़ेगा मेरे भाई, तो मोल्स निकालने के लिए परसेंटेज बाई मास गिवन है आपको, तो दिमाग लगाओ। तो पहले तो सोचना पड़ेगा कि आपको टोटल वेट कितना एज्यूम करे, टोटल वेट कितना एज्यूम करे ये सोचना पड़ेगा आपको। कैसे सोचोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ कि सल्फर का कुछ अच्छा मोल्स आए, वैल्यू इंटीजर आए, वैसा सोचो, वैसा सोचो। S5O10। सौम्यदीप आप आंसर तो सही लाए हो, बट ये इंपिरिकल फॉर्मूला नहीं है। इंपिरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है कि सब सिंपलेस्ट होल नंबर, तो उसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है। हाँ आप बाद में भी कॉमन निकाल सकते हो, बाद में भी कॉमन निकाल सकते हो। नहीं, SO2 हो जाएगा सौम्यदीप, SO2 हो जाएगा। ठीक है, आप ऊपर वाला सही लिखे थे उसे 5 कॉमन लोगे तो SO2 आ जाएगा। हाँ लेकिन अब तुम कैसे एज्यूम करोगे टोटल वेट को, कोई बोलेगा नहीं हम 100 मान लेंगे सर, 100 मान लोगे तो इसका 50 हो जाएगा ग्राम, इसका 50 ग्राम हो जाएगा। अगर 100 ग्राम एज्यूम करोगे तो 50 ग्राम 50, क्या ये 50 इसका एटॉमिक मास कितना होता है सल्फर का, 32 होता है, 32 होता है। तो क्या ये फायदा होगा मेरे, 50 को 32 से डिवाइड दोगे तो होल नंबर आएगा ही नहीं, होल नंबर आएगा ही नहीं। तो क्या करे फिर, तो मेरे भाई ऐसा सोचो इसका 32 मान ले, तो अगर इसका 32 तो इसका भी 32 होगा। तो ऐसा करते हैं ना कि हम टोटल वेट को 64 ग्राम्स मान ले, टोटल वेट को 64 ग्राम्स मान ले। तो मेरे भाई इसका कितना होगा 50%, तो इसका 32 ग्राम्स, इसका 32 ग्राम्स होगा। तो इसका मोल्स निकालोगे तो 1 मोल आएगा, और इसका कितना आएगा मेरे भाई 2 मोल आएगा। इसका मतलब सिंपल यही तो है, सिंपल तो यही है। तो जिसका एटॉमिक मास सबसे बड़ा हो ना, उसको क्या करो, सोचो 1 मोल बनाने का। हाँ तो जब उसको 1 मोल बनाने का तुम सोचे अगर, तो मेरे भाई क्या हो गया, तो यहाँ पे 32 बनाए। और अगर इसका 50% मास है, इस बाकी 50% किसका है, तो सेम होगा 50-50%। कैसे आएगा, तो जब 32/64 × 100 तो ऐसा नहीं है मेरे भाई कि हमेशा 100 ही मानो, हमेशा 100 ग्राम मानो, ये कोई अच्छा अप्रोच नहीं है मेरे भाई। हाँ क्वेश्चन को देख करके अप्रोच लो, क्वेश्चन को देख करके अप्रोच। हाँ, हाँ मेरे भाई एक चीज और हम बताना चाहेंगे आपको, सिंस यहाँ पर आपको परसेंटेज बाय मास गिवन था, हो सकता है आपको डायरेक्टली वेट ही गिवन हो सकता है आपको डायरेक्टली वेट ही गिवन हो, तब आपको टोटल वेट मानने की कोई जरूरत नहीं है, टोटल वेट मानने की कोई जरूरत नहीं है उस केस में। आया बात समझ में, अगर आपको वेट ही गिवन हो तो टोटल वेट मानने की जरूरत नहीं। हाँ ऐसा भी हो सकता था कोई 32 ग्राम मान लेता तो 16 ग्राम इसका और इसका 16 ग्राम हो जाता, तो इसका 0.5 मोल, इसका 1 मोल आता। तो क्या करते हैं मेरे भाई, सिर्फ इसको भी इंटीजर बनाते, इसको भी इंटीजर बनाना था, ये पहले से 1 था लेकिन ये 0.5 था, इसको इंटीजर कितना से मल्टीप्लाई करके बनाते, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होता, फिर से वही आता। सिंपलेस्ट होल नंबर रखना है, सिंपलेस्ट होल नंबर रखना है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला आपको निकल जाएगा। मेरे भाई एक प्रश्न और दे, यहाँ पे तो परसेंटेज बाई मास से हम आपको रिलेट करवाए, परसेंटेज बाई मास से रिलेट करवाए। अब जो हम परसेंट देंगे, क्वेश्चन जो देंगे, प्रश्न जो देंगे मेरे भाई, वो पहले से ही आपको वेट गिवन होगा, यानी अब वेट नहीं निकालना या एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। देखो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, an organic compound containing an organic compound containing carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen। मेरे भाई यह ऑक्सीजन भी लिखे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओ लिखा हुआ है। वेइंग, आपको वेट गिवन है,
7.3 ग्राम, यानी पूरा टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिए हैं वो 7.3 ग्राम लिए हुए हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसका वेट आपको गिवन है 7.3 ग्राम, जिसमें कंटेन करता है 3.6 ग्राम कार्बन, 3.6 ग्राम कार्बन, 0.7 ग्राम हाइड्रोजन एंड, और नहीं ऐड नहीं लूंगा क्योंकि नाइट्रोजन भी है मेरे भाई, तो इतना हो गया 1.4 ग्राम नाइट्रोजन, 1.4 ग्राम नाइट्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन। तो फाइंड करना है आपको इंपेरिकल फॉर्मूला, निहायत ही आसान प्रश्न है, सब कोई बना सकता है, सब कोई बना सकता है मेरे भाई, बनाओ इस क्वेश्चन को, अच्छा लगेगा बना के। जिसका जवाब आ जाएगा वो चैट में बताएगा, इस बार बल्कि आसान प्रश्न दिए हैं। किसी का बना? आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, टोटल वेट आपको गिवन है। हाँ सही है आंसर, रितु का जवाब बिल्कुल सही है मेरे में। ठीक है, तो सिंस सौम्यदीप का भी सही है, वेरी गुड। तो मेरे भाई कंपाउंड है जिसमें क्या चीज है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। टोटल वेट आपको इसका चारों का जोड़ करके 7.3 ग्राम आना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपको लिख दिया गया कि 3.6 ग्राम कार्बन है, हाइड्रोजन का मास 0.7 ग्राम दिया गया है, नाइट्रोजन का 1.4 ग्राम दिया गया है, और बचा हुआ तो कितना हुआ जोड़ करके निकालो तो मेरे भाई, तो ये 4.3 हो गया, 4.3, 4.7, 4.7, 5.7 हो गया, तो ये 5.7 माइनस करना पड़ेगा 7.3 में, तो 1.3, 1.6 आ जाएगा, 1.6 ग्राम आ जाएगा। अब ये वेट पता चल गया, मोल्स निकाल लो, तो कार्बन का कितना आ जाएगा, 12 से डिवाइड दोगे तो 0.3 मोल आ जाएगा। हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा, 1 से डिवाइड दोगे तो 0.7 मोल आएगा। नाइट्रोजन को कितना से डिवाइड दोगे, 14 से डिवाइड दोगे तो 0.1 मोल आएगा। ऑक्सीजन को डिवाइड दोगे 16 से तो 0.1 मोल आएगा। तो मेरे भाई सिंस ये तो इंटीजर नहीं है, तो इसको कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे मल्टी 10 से मल्टीप्लाई करके चेक करूं, ऐसा लग रहा है कि ये 3 हो जाएगा या 7 हो जाएगा, ये वन बन जाएगा। मेरे पास सिंपल लग रहा है कि ये 3 कर दो, इसको 7 कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 10 कर दिए, इंटू 10 कर दिए मेरे पास, तो ये 3, 7, 1 और 1 बन गया। और मेरे भाई यही सिंपल, इसमें अब कॉमन नहीं निकाला जा सकता है, कॉमन नहीं निकाला जा सकता है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा C3H7NO हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो वेट गिवन होगा तो किस तरीके से सवाल को अप्रोच लेना है, तो आई होप ये बात तुमको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। फाइंड करना है मेरे भाई इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। फाइंड क्या करना है आपको, इंपेरिकल फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, अच्छा मेरे भाई कल आप लोग का जो टेस्ट है उसमें
मेजर जो क्वेश्चन होगा आपका कोवेलेंट कंपाउंड से होगा, आयोनिक वाले पार्ट से कम होगा, ठीक है, आयोनिक वाले पार्ट से कम होगा, ठीक है, कोवेलेंट वाले पार्ट से ज्यादा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं कि आप आयोनिक वाले पार्ट में ज्यादा टाइम यूटिलाइज करने लगे, उससे क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के नाम से उसमें कम रहता है, उसका दूसरे चैप्टर में यूज होगा हम लोग का, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो ज्यादा आप ऐसा नहीं कि आप खूब आयोनिक कंपाउंड को पढ़ करके आ रहे टेस्ट पे, तो दिक्कत हो जाएगा मेरे पे, पहले ही बता दे रहे हैं आपको। हमेशा कभी भी केमिकल बॉन्डिंग के नाम से अगर चैप्टर देखेंगे तो उसमें कोवेलेंट के बारे में ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ, आयोनिक से ऐसा मत समझ लें कि जीरो क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा, हो सकता है रहेगा, रहे वो भी केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, लेकिन वो दूसरे चैप्टर में जनरली ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान से, हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी उसमें के एस ब्लॉक के रिएक्शंस को कुछ पढ़ा दिए हैं तुम्हें हम, ठीक है, उस पे हम थर्मल स्टेबिलिटी बात करते हैं एस ब्लॉक चैप्टर के अंदर में, वहां पे पढ़ा है। तो वो रियल मायने में जो उसका क्वेश्चन आपको मिलेगा वो एस ब्लॉक चैप्टर पे मिलेगा। समझ में आई बात? तो आप ज्यादा मेहनत इधर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तक में ज्यादा करेंगे मेहनत, ठीक है। टेस्ट के लिए बता रहे, वैसे पढ़ना तो सब कुछ है। तो फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए हाइड्रोकार्बन ऑफ मास 1.4 ग्राम, ठीक है। फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ मास 1.4 ग्राम, ठीक है, अंडरगोस कंप्लीट कंबशन, undergoes complete combustion, undergoes complete combustion to give 4.4 grams CO2। मेरे भाई 1.4 ग्राम ही लिए थे हम कंपाउंड, और हमें CO2 ही उससे बहुत ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो गया है, इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हुआ है तो वेट तो बढ़ेगा ही। एंड 1.8 ग्राम H2O, ठीक है, यही क्वेश्चन है मेरे। थोड़ा दिमाग लगाओ फिर हम बताएंगे, बना सकते हो क्वेश्चन को, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, दिमाग लगाओ बन जाएगा। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, 2 मिनट का तुमको टाइम देते हैं, 2 मिनट में बनाओ, अच्छा लगेगा तुम्हें बनाकर, तुम्हें खुशी मिलेगी। हम 2 मिनट का टाइम दिया, आराम से पेशेंटली बनाओ क्वेश्चन को, ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन आराम से। किसी का बना क्वेश्चन? अच्छा ये बताओ कि अप्रोच ले पा रहे हो, यस या नो, ताकि हमको ऐसा ना हो कि हम तुमको टाइम दे दे और टाइम मेरा वेस्ट हो जाए। एक बार हमको चैट पे बता दो अप्रोच ले पा रहे हो, हाँ तो अप्रोच ले पा रहे हो तो हम देते, एक एक 2 मिनट और टाइम देते, आप बनाओ इस क्वेश्चन को।
किसी से बना? सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं मेरे में। सॉल्यूशन पार्ट पे तो मेरे में एक हाइड्रोकार्बन का तो आपको मास गिवन है कि जो हाइड्रोकार्बन लिए होंगे उसमें टोटल उस हाइड्रोकार्बन का मास जो लिया गया वो 1.4 ग्राम लिया गया है। ठीक है, वेट करके लिया गया होगा, लेकिन उसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराया गया। और सिंस ऑक्सीजन तो होगा नहीं, हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट नहीं होता है, तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हुआ तो जाहिर सी बात है वेट बढ़ेगा, ऑक्सीजन का वेट तो आएगा ही। ऑक्सीजन का वेट तो आएगा ही। और मेरे भाई अगर ऑक्सीजन का वेट आएगा तो जाहिर सी बात है जो कार्बन के साथ में कंबाइन होगा उसमें बढ़ जाएगा। और हाइड्रोजन के साथ में भी जो कंबाइन होगा ऑक्सीजन उसकी वजह से भी बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन सवाल है कि CO2 का मोल्स कितना है मेरे भाई। तो CO2 का अगर मोल्स बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स 4.4 और डिवाइडेड बाय CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44, ये 0.1 मोल आएगा। यानी कि CO2 का 0.1 मोल है तो इस पे इसका मतलब इसमें कार्बन का कितना मोल होगा। अगर हम तुमसे पूछे कि CO2 का मोल्स 0.1 है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना होगा 0.1। 0.1 मोल। हम यहां से वेट ऑफ कार्बन निकाल लेंगे कि और ये कार्बन कहां से आया होगा, मास तो हमेशा कंजर्व रहता है, तो कार्बन कहां से आया होगा, हाइड्रोकार्बन से। तो ये कंबशन जब भी होता है तो O2 के प्रेजेंस में होता है, तो कार्बन का अगर अमाउंट पता चल गया इसका मतलब हाइड्रोकार्बन में कितना अमाउंट है कार्बन का ये पता चल जाएगा। तो मेरे पास हाइड्रोकार्बन में कितना आएगा, वेट ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा, तो 0.1 मोल है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो ये कितना आ जाएगा 1.2 ग्राम आ जाएगा। हाँ, तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर कार्बन और हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन का वेट पक्का 0.2 ग्राम आना चाहिए, हाइड्रोजन का वेट पक्का कितना आना चाहिए 0.2 ग्राम आना चाहिए। इवन हमको तो कार्बन के सिर्फ मोल्स ही चाहिए होता है, इवन हमको चाहिए भी नहीं था वेट, लेकिन फिर भी हम पता कर रहे हैं। यहीं से हम बता सकते हैं कि हाइड्रोजन का कितना होगा, बट फिर भी H2O से भी निकाल सकते हो। H2O का मोल्स कितना आएगा, H2O का मोल्स भी 0.1 मोल आएगा। तो अगर यहां से वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालो या वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे, पहले तो मोल्स निकालना पड़ेगा हाइड्रोजन का, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा, दुगना होगा, क्योंकि एक में दो हाइड्रोजन, तो मेरे पास 0.1 मोल में 0.2 मोल्स हाइड्रोजन होगा, तो वेट भी कितना हो जाएगा 0.2 ग्राम। और डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, दिस कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, टोटल वेट 1.4 ग्राम है, तो ये 1.2 प्लस 0.2 ही आता। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स तुमको पता चल गया, कार्बन का हाइड्रोजन का पता चल गया, लेकिन इसको 10-10 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि एक इंटीजर नंबर आ जाए। तो मेरे इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन कितना हो जाएगा, C एक हो जाएगा और H2 हो जाएगा। मेरे भाई यही आंसर होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला, यही इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया, यस चैट में बताओ, यस या नो। हमको मोल से मतलब है, वेट तो ऐसे ही निकाल रहे थे। हाँ, यहाँ पर H2O का नहीं गिवन होता वेट तब भी सवाल बना सकते थे, तब भी सर सवाल एक बार को रिपीट कर दीजिए तो। बात को समझना था। हाँ, शोभित हम सुन नहीं सकते क्योंकि हम ऐसा माइक यूज करते हैं कि जो कि हम सिर्फ बोल सकते हैं उस माइक से, तो आपको जो भी बोलना होगा तो आप चैट पे बोलेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच लेना है, मेरे भाई निहायत ही आसान है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आंसर मिले। इसी टाइप का एक और हम क्वेश्चन देना चाहेंगे ताकि तुम थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं मेरे भाई इसी टाइप का, इसी टाइप का एक और प्रश्न तुम्हें दे रहे हैं। 3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, 3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस तरीके से इस बार ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस बार हाइड्रोकार्बन नहीं है, यानी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कंपाउंड गिव्स 4.4 ग्राम CO2, 1.8 ग्राम H2O। ठीक है, ओनली अगर नाइट्रोजन का कुछ प्रोडक्ट नहीं दिया गया है इसका मतलब नाइट्रोजन नहीं है, लेकिन मे भी ऑक्सीजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है कंपाउंड के अंदर में, ये बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1.8 ग्राम H2O ओनली ऑन कंप्लीट कंबशन, ऑन कंप्लीट कंबशन।
तो मेरे भाई फाइंड करना होगा आपको इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्वेश्चन बना सकते हो सिंस आप जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन को बताए थे उसी टाइप से अप्रोच लेंगे तो आपका बन जाएगा क्वेश्चन। 2 मिनट का फिर से टाइम दे रहे हैं, सबसे बन जाना चाहिए इस बार सबसे बन जाना चाहिए। जिसका आ जाएगा आंसर वो चैट में बताएगा। नहीं ऋतु थोड़ा गलत है, तो ऋषिकेश भी थोड़ा गलत है, तो हम यह दीप का सही है। सॉल्यूशन पार्ट पे आ रहे हैं, सॉल्यूशन पार्ट पे आ रहे हैं। हाँ ऋषिकेश का अब सही हो गया। मेरे पास टोटल वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन और सिर्फ ऑक्सीजन भी हो सकता है, मे बी नहीं हो, लेकिन ये बात हमको पता रहा है कि 4.4 है, ये 1.8 है। इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ में और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत तो जरूर पड़ा है, अदरवाइज ये जोड़ करके कितना होता, 3 ही होता। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, लेकिन मे बी कंपाउंड के अंदर में भी ऑक्सीजन हो, इस बात का कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालो, तो ये 0.1 मोल आ जाएगा। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स कार्बन का निकाल लो। कार्बन का कैसे निकलेगा, तो कार्बन का मोल्स आ जाएगा 0.1 मोल। हाँ, यहां से वेट ऑफ कार्बन भी निकाल लो 1.2 ग्राम। क्योंकि अब सिंस अगर ऑक्सीजन होगा तभी पता चल पाएगा जब हाइड्रोजन का वेट और कार्बन के वेट के बाद एक्स्ट्रा बच जाए 3 ग्राम में से, तब उसको हम क्या बोलेंगे, तो ऑक्सीजन का वेट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही एक आ सकता है एक्स्ट्रा इस पे। ओनली लिखा हुआ, इसके अलावा कुछ और होता तब तो अलग क्वेश्चन बन जाता। ये एक चीज निकाले। इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालेंगे तो 0.1 मोल आएगा, निकालेंगे तो 0.2 मोल्स आएगा। तो हाइड्रोजन का वेट निकाल लो तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 ग्राम आ जाएगा। लेकिन सिंस आपको पता चल गया कि कार्बन का वेट प्लस हाइड्रोजन का वेट जोड़ करके तो 1.6 1.4 ग्राम ही हुआ, इसका मतलब रिमेनिंग वेट जो है इज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होगा। अच्छा कितना होगा, तो 3 ग्राम में से 1.4 इधर है तो 1.6 ग्राम होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, 0.1 मोल आएगा। 0.1 मोल आएगा। तो मेरे भाई इसको सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एक अच्छा नंबर बन जाए, अच्छा नंबर बन जाए तो सी और हाइड्रोजन 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 1 हो जाएगा। यही हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो मेरे भाई इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, तो इस तरीके से तुम्हें अप्रोच लेना होगा। और ये सारा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई जिसको आप यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप सबको ये बातें समझ में आ गई होगी किस तरीके से यहाँ पर इंपेरिकल फॉर्मूला और
और मेरे भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला बता दिए हम निकालने के लिए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर कुछ भी हिंट होगा तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि उस सारे का मेथड तुम्हें सिखा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, वैसे जनरली जो क्वेश्चन में आता है वो इंपेरिकल फॉर्मूला ही का क्वेश्चन आता है इन जनरल। और वैसे ये सारा क्वेश्चन वैसे इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला आउटडेटेड क्वेश्चन है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े प्रीवियस 2 क्लासेस में ना, वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था मोल कॉन्सेप्ट का, लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्यूरिटी, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब हम बात करने जा रहे हैं मेरे भाई प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ वॉल्यूम ऑफ गैसेस, विथ वॉल्यूम ऑफ गैसेस। अब हम ऐसे प्रॉब्लम्स की तरफ आएंगे जिसमें गैसेस का वॉल्यूम से रिलेशन कुछ निकालेंगे। वैसे ये जानते होंगे आप लोग, बट फिर भी हम तुमको समझाना चाहते हैं ये सारा चीज को। हम एक एग्जांपल से ही तुम्हारे सामने पुट करेंगे ये मतलब इस कॉन्सेप्ट को। N2 + 3H2 गिवन राइज टू 2NH3। मेरे भाई बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये सब कभी कभी अब तो हमको बताने में भी खराब लगता है मेरे भाई कि हम क्या बच्चा वाला चीज बता रहे हैं तुम्हें। मेरे भाई अगर हम मोल्स के टर्म में बात करें, मोल्स के टर्म में अगर बात करें, तो अगर इसका हम 1 मोल लेंगे और अगर इसका 3 मोल लेंगे, तो मेरे भाई इसके लिए हम लोग को, इससे हमको 2 मोल NH3 मिलेगा। इससे ये रिएक्शन बता रहा है। हाँ, इसका मतलब ऋषिकेश यील्ड होता है। ठीक है, 50% कंप्लीटेड लिखा हो, इसका मतलब यील्ड ही समझेंगे आप, मतलब सेम है दोनों का मतलब। ठीक है। हाँ मेरे भाई हम क्या बता रहे थे तुम लोग को, कि अगर इसका 1 मोल लेंगे तो इसके लिए हमको 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा, H2 गैस चाहिए होगा, और 2 मोल्स NH3 मिलेगा। हाँ, ये सारा गैसेस होने चाहिए। ये सारे अभी गैसेस के लिए हम बात करने जा रहे हैं। अभी तो मोल्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे गैस हो चाहे सॉलिड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब हमको सिर्फ वॉल्यूम से रिलेट करना है, वॉल्यूम से रिलेट करना। तो मेरे भाई हम चाहते हैं इन लोगों का वॉल्यूम निकालना। हम क्या चाहते हैं, इन लोगों का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, वॉल्यूम निकालना चाहते हैं। सवाल है कैसे निकालेंगे। तो हम लोग सिर्फ ऐसा एज्यूम होगा हमेशा, जब कुछ भी गिवन नहीं है तो गैसेस को हम आइडियल मान लेते हैं। गैसेस को क्या मान लेंगे, आइडियल मान लेंगे। और मेरे भाई जैसे ही गैसेस को आइडियल मानेंगे, तो यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू NRT लगा देंगे। पीवी इज इक्वल टू NRT लगाएंगे, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, आर, और टेम्परेचर सबके लिए सिंस रिएक्शन हो रहा है तो सेम टेम्परेचर में कराएंगे। ऐसा थोड़ी है कि टेम्परेचर वेरी करा देंगे। आर और टेम्परेचर टी होगा, और मेरे पास जो भी कंटेनर में होगा उसका प्रेशर पी होगा। तो पीवी इज इक्वल टू NRT से वॉल्यूम निकालिए तो 1 × RT/P आ गया। इसका वॉल्यूम निकालोगे तो 3 × RT/P आ जाएगा। अगर NH3 का निकालोगे, NH3 का निकालोगे मेरे भाई, तो 2 × RT/P मिलेगा आफ्टर रिएक्शन। अच्छा है मेरे भाई, हम तुमको एक बात हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि अगर हम बोले कि RT/P, RT/P का वैल्यू 1 हो गया, RT/P का किसी ऐसा हम टेम्परेचर ऐसा प्रेशर ले लिए कि RT/P का वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब इसका 1 यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, 1 यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, इसका 3 यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। और सिंस आर टी और बाई पी सबके लिए सेम होगा, आर टी बाई पी सबके लिए सेम होगा, तो यहां पर से एक बात कहा जाता है मेरे भाई जिसको तुम समझोगे। यहां पर सिंस इक्वेशन अपने को नोन होता है, पीवी इज इक्वल टू NRT। सिंस आर और टी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट कर लिए हैं, तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के। यानी हम यही बात तुमको इतना देर से बोलना चाहते हैं कि अगर तुमको यहां पर हम क्वेश्चन दिए हैं N2 + 3H2 गिवन राइज टू 2NH3, तो अगर इसका 1 लीटर वॉल्यूम होगा, यानी जिस तरीके से 1 मोल है और इसका 3 मोल है, तो इसका 3 लीटर अगर वॉल्यूम होगा, तो इसका हमको 2 लीटर्स NH3 मिलेगा। यानी वॉल्यूम बोल सकते हो कि सेम वे में बिहेव करेगा जिस तरीके से मोल्स बिहेव करता है, लेकिन कंडीशन सेम होना चाहिए। सारे का टेम्परेचर, सारे का प्रेशर क्या होना चाहिए,
सेम होना चाहिए। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, जिस तरीके से मोल का हम लगाते थे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोल्स बताता था, वही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वॉल्यूम भी बताता है। वही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बताता है, वॉल्यूम भी बताता है। ठीक है, तो मेरी आवाज जा रही है ना? अब बीच में शायद कुछ ऑफ हो गया था। ठीक है, अब सही हो गया होगा। वैसे हम कुछ बोले नहीं है अभी उसके बाद। ठीक है, तो हम तुमको यही बात बोलना चाह रहे हैं, जिस तरीके से मोल्स काम करता था उसी तरीके से वॉल्यूम काम करेगा, लेकिन तब जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम होगा, पी एंड टी सेम। आर का वैल्यू तो वैसे भी कांस्टेंट रहता है, वैसे भी कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम x लीटर लेंगे तो इसके लिए अगर हमको 3x लीटर लेना पड़ेगा, और इसका 2x लीटर मिलेगा, इसका 2x लीटर मिलेगा। हाँ, अब जिस तरीके से मोल्स में लिमिटिंग रिएजेंट आता था, तो मे भी वॉल्यूम में भी दोनों का दे दे, और दो रिएक्टेंट होगा तो कोई एक लिमिटिंग भी हो सकता है, कोई एक लिमिटिंग भी हो सकता है। लेकिन इससे पहले उससे जो बात कहे तुमको कि जिस तरीके से वॉल्यूम मोल्स काम करता था उसी तरीके से वॉल्यूम भी काम करेगा। तो मेरे भाई तुम कह सकते हो सर, अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर को सेम कर दे तो प्रेशर भी तो उसी तरीके से काम करेगा। यस, कुछ को भी बोल सकते हो, कुछ को भी बोल सकते हो, यानी प्रेशर वॉल्यूम सब एक जैसा काम करेगा। हाँ, बस कंडीशन ये है कि बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दो। तो उसी बात को लिखने जा रहे हैं। एट सेम, सिर्फ प्रेशर से रिलेटेड पार्ट हम लोग क्वेश्चन में नहीं आता, लेकिन कभी आ जाए तो तुम लगा सकते हो कि अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम होगा तो प्रेशर भी मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वॉल्यूम ऑफ गैसेस बिहेव्स इन द सेम वे, इन द सेम वे एज मोल्स, एज मोल्स। जिस तरीके से मोल्स काम करता है उसी तरीके से वॉल्यूम भी काम करता है, उसी तरीके से वॉल्यूम भी काम करता है। लेकिन हाँ, कंडीशन ये है कि टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए, तब वॉल्यूम वैसा काम करेगा। अगर टेम्परेचर वॉल्यूम सेम कर दोगे तो प्रेशर भी वैसे ही काम करेगा। तो ये बात तुमको लाइन समझ में आना चाहिए, ये बात तुमको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये बात तुमको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब इसमें किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे तुमको कुछ और कॉन्सेप्चुअल पार्ट हम बताना चाहेंगे मेरे भाई। तुम लोग सर क्या बताना चाहते हैं, तो देखो इसको पॉइंट नंबर 1 कर देते हैं, पॉइंट नंबर 2 पर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 पे बात की है, पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं। देखो पॉइंट नंबर 2 क्या है मेरे भाई, ये H2 है और ये O2 है, गिवन राइज टू H2, और रिएक्शन को चाहो तो बैलेंस कर दो। सुनना मेरी बातों को, क्वेश्चन की जज्बातों को मेरे भाई। अगर यहाँ पे कोई फेज नहीं लिखा हुआ है और ना टेम्परेचर गिवन है, ना इन लोगों का सॉलिड है, लिक्विड है, गैस फॉर्म में है, O2 किस फॉर्म में है, H2O किस फॉर्म में है, कुछ मेंशन नहीं है, और बस इतना ही लिखा हुआ है कि अगर इसका 10 मिलीलीटर ले और इसका 5 मिलीलीटर ले, तो तुम अगर इसका जवाब, अगर इसका वॉल्यूम तुम क्या बोलते हो, तुम इसका वॉल्यूम अगर 10 मिलीलीटर बोलते हो तो ये गलत हो सकता है। काहे काहे गलत हो सकता है? तो सबसे पहले पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो लगा रहे वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। पहला कंडीशन तो ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, और ये H2O के बारे में मान लो रूम टेम्परेचर में होगा तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा, तब तो नहीं लगा सकते हो, तब तो नहीं लगा सकते हो। और तुमको एक बात बताना चाहते, गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, वैसे तुम सोच भी सकते हो, और लिक्विड का वॉल्यूम बहुत कम होता है। लिक्विड का वैल्यू, गैस बहुत ज्यादा फैल जाएगा मेरे भाई, और लिक्विड का वॉल्यूम उतना ही के लिए बहुत कम हो जाता है।
आप ये भी पढ़े होंगे कि गैसेस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स क्लोजर होते हैं, तो क्या करेंगे, कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे। तो मेरे भाई लिक्विड का वॉल्यूम को हम अप्रोक्सीमेटली 0 बोल देते हैं गैस के कंपैरिजन में। इन कंपैरिजन विद गैस, ऐसा नहीं कि 0 हो जाता है, इन कंपैरिजन विद गैसेस। समझ में आया? हाँ, लेकिन तुम कहोगे सर इसमें क्या गलती है इस पार्ट में? तो सिंस यहाँ पे कोई टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ है और ना स्टेट लिखा हुआ है। हाँ, H2 गैस, O2 गैस, H2O गैस लिख कर क्या जाता है, तब तो 10 मिलीलीटर बोल देते हैं। लेकिन सिंस कुछ भी नहीं मेंशन है, तो हम लिखेंगे एक लाइन यहाँ पर। हाँ, याद रखना कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम रूम टेम्परेचर कंसीडर करेंगे, और रूम टेम्परेचर में H2O लिक्विड होता है, उसका वॉल्यूम को 0 बोलेंगे। 22.4 से मल्टीप्लाई, ये तो सिर्फ और सिर्फ गैस होगा तब ना, मोल्स पता होगा तो 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तब जब एचटीपी कंडीशन होगा। और गैस होगा, H2O लिक्विड है, तब तो नहीं लगा सकते हैं ना। वहां पे लिखा हुआ है फॉर गैसेस, वहां पे लिखवाई भी है फॉर ओनली फॉर गैसेस, और ये 22.4 से मल्टीप्लाई तो तब होगा जब एचटीपी कंडीशन में होगा। हाँ, पहले वाले कंडीशन में, हाँ, लेकिन यहाँ पर एचटीपी कंडीशन में मोल्स पता है, तो मेरे भाई वहां पर एचटीपी कंडीशन होगा तब वो होगा। आया बात समझ में रितु? तो अब यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं मेरे में, क्या लिखना चाहते हैं कि अगर टेम्परेचर नहीं गिवन है, इफ टेम्परेचर और फेज, फेज का मतलब स्टेट, फेज इज नॉट गिवन, देन assume temperature as room temperature, and H2O लिक्विड। और H2O किस फॉर्म में कंसीडर करना, लिक्विड फॉर्म में कंसीडर करना, और इस तरीके से बनाना होगा। इस तरीके से सवाल को अप्रोच लेना पड़ेगा, इस तरीके से सवाल को अप्रोच लेना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जिसको हम तुम्हारे सामने रखे। तुमको ये बात समझ में आ गया होगा। अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं होगा तो क्या समझ लेना, रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर समझना तो H2O का वॉल्यूम 0 हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो सिंस अब ये इस बात को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे, वीडियो पॉज हो गया है, वीडियो को हम एक बार ऑफ करके ऑन कर रहे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब वीडियो आ जाएगा मेरे, अब वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो सिंस ये बात हम तुम्हें बता दिए कि किस तरीके से अप्रोच लेना है और क्या क्या काम करना है मेरे भाई, इसी में एक टर्म और यूज होगा आगे चल के, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन या वॉल्यूम एक्सपेंशन भी यूज हो सकता है। तो अगर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब पहले कुछ वॉल्यूम था मेरे भाई और बाद में कुछ वॉल्यूम हो गया, ऐसा सोचो मेरे भाई। एक कंटेनर था, उसमें कुछ गैसेस था, एक कंटेनर था उसमें कुछ गैसेस था, पिस्टन लगा हुआ था, बाहर का जो प्रेशर लग रहा होगा, प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा बाहर से, वही को अंदर, यानी कि आप जानते हैं कि न्यूटन का लॉ एप्लीकेबल होगा, तो जितना बाहर का प्रेशर उतना ही अंदर का प्रेशर होगा, तो इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। लेकिन लेट्स से कुछ गैसेस क्या हो गया, लिक्विड बन गया, कुछ गैसेस पानी बन गया हो कहीं पर रिएक्शन करने के बाद, तो पिस्टन कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, फिर से प्रेशर बैलेंस हो जाएगा, लेकिन इस बार वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम डिक्रीजेस। इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। तो मेरे भाई इसको अगर बढ़ गया, हो सकता है मे भी बढ़ जाए, तो उसको एक्सपेंशन कहेंगे। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई टोटल इनिशियल वॉल्यूम, टोटल इनिशियल वॉल्यूम जो गिवन होगा, टोटल इनिशियल वॉल्यूम माइनस टोटल फाइनल वॉल्यूम, पहले का हमेशा ज्यादा होगा, बाद का हमेशा कम होगा, टोटल फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम का टोटल सबका जोड़ करके, और फाइनली टोटल जोड़ कर दो, सबको जोड़ दो मेरे भाई, और दोनों को माइनस कर दो, तो वो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकल जाएगा। एक्सपेंशन निकालना होगा, जाहिर सी बात है बाद का वॉल्यूम बढ़ गया होगा, तो टोटल फाइनल वॉल्यूम माइनस टोटल इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा। यानी हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, बस इतना ही बात को आपको दिमाग में रखे रहना है। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड इस टाइप की प्रश्न आपको दिया जा सकता है मेरे भाई। एक क्वेश्चन तुम्हें हम देना चाहते हैं, एक क्वेश्चन देना चाहते हैं, तुमको बना करके अच्छा लगेगा मेरे भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, निहायत ही आसान। N2 है मेरे भाई, ये 3H2 है, रिएक्शन को बैलेंस करके गिवन है। हाँ, क्या क्या गिवन है वो सारा कुछ हम आपके सामने लिख दे रहे हैं। N2 का 10 मिलीलीटर लिया गया है,
H2 का 20 मिलीलीटर्स लिया गया है, ठीक है, ये लिया गया है मेरे भाई। और आपको फाइंड करना है नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड, वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड पता करना है। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग रिएक्टेंट्स पता करना है, रिमेनिंग रिएक्टेंट्स पता करना है। और तीसरा काम इसमें वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकालना है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकालना। जल्दी से बनाओ मेरे में, जल्दी से बनाओ, फास्ट एकदम। आपको वॉल्यूम NH3 का कितना प्रोड्यूस होगा, रिमेनिंग जो रिएक्टेंट जो बच जाएगा उसको बताना है, और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा ये बताओ। जल्दी से फास्ट बताना, लेट नहीं करने का मेरे, एकदम बिल्कुल भी लेट नहीं करना है आपको। बताओ NH3 कितना प्रोड्यूस होगा, जवाब दो, हमें जवाब चाहिए, अब तक तो बन जाना चाहिए था। हाँ, 40/3 होगा, सही जवाब है, ठीक है। ऋषिकेश का भी सही है, सौम्यदीप गुप्ता का भी सही है। तो मेरे भाई यहाँ पे कैसे सवाल बनेगा, तो ये रिएक्शन में मे भी हो सकता है लिमिटिंग रिएजेंट दिया हुआ हो, क्या कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मोल्स में ही लिमिटिंग दिया रहे। यहाँ पे आपको 10 मिलीलीटर है, इसके लिए 30 मिलीलीटर रिक्वायर्ड था, बट आपको 20 ही दिया हुआ, वैसे भी देख सकते हो। और जो पहले स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट लगाते थे उससे भी देख सकते हो, 20/3 10/1, जाहिर सी बात ये लिमिटिंग होगा। इनिशियली ये जीरो, बाद में लिमिटिंग वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर इसका 20 मिलीलीटर तो इसका कितना रिएक्शन करेगा, 10 - 20/3। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 10/3। और ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसका जितना भी बनेगा, सॉरी, इसका कितना हो जाएगा 2/3 इंटू कितना हो जाएगा 20, जो कि सॉल्व करके 40/3 आ जाएगा, 40/3 आ जाएगा। यस, फर्स्ट दो पार्ट का तो आप लोग जवाब दे दिए, तीसरा पार्ट का भी जवाब चाहिए हमें। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 40/3 मिलीलीटर। सेकेंड पार्ट का जवाब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ N2 रिमेनिंग हो गया, और ये रिमेनिंग कितना हो गया 10/3 मिलीलीटर, 10/3 मिलीलीटर। और थर्ड पार्ट में आपको निकालना है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। तो मेरे भाई इनिशियल टोटल वॉल्यूम तो कितना, N2 का कितना था 10 था, H2 का कितना था 20 था, बाकी किसी और का नहीं था, तो 10 + 20 लिख दिए। फाइनली किसका किसका बचा, N2 का बचा, और फाइनली NH3 का बचा। ये जोड़ो, सॉल्व करो, 30 माइनस कितना गया 50/3, तो 40/3 ये भी आंसर हो जाएगा, 40/3 ये भी आंसर हो जाएगा। हाँ, मिलीलीटर्स में आएगा, 40/3 मिलीलीटर, 10 नहीं आएगा श्रुति। इनिशियल वॉल्यूम टोटल माइनस वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम टोटल, उसका जवाब 40/3 होगा, ठीक है। तो आई होप ये बात तुमको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये एक पार्ट था मेरे भाई जिसको हम तुमको समझाए अच्छी तरीके से, तुमको अच्छे तरीके से एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब किसी भी टाइप का तुम्हें डाउट नहीं आनी चाहिए, किसी भी टाइप का तुम्हें डाउट नहीं आना चाहिए। ये कि जो कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, अभी क्लास ओवर नहीं हुआ, अभी और पढ़ाएंगे। सिंस अभी 11 को जो पार्ट पढ़ाए थे मेरे में, तो वो पार्ट तुम लोगों को भी पढ़ाना है, सिर्फ बाकी तुमको सिर्फ बाकी पार्ट नहीं पढ़ाना था क्या उन लोगों को, अरे मेरे में बाकी पार्ट भी पढ़ाना था। कुछ थ्योरेटिकल है जो डायग्राम वाला है, तो हम बार बार डायग्राम बनाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा मेरे में, तो हम सीधा सीधा तुमको उसका फिगर दिखलाना चाहिए मेरे में।
एक सेकंड में भाई, इससे रिलेटेड एक दो प्रश्न और तुम्हें हम कराना चाहेंगे। एक दो प्रश्न आज कराते हैं मेरे भाई, यूडियोमेट्री नेक्स्ट क्लास में पढ़ा। एक दो प्रश्न और तुम्हें हम कराना चाहेंगे मेरे भाई, जिसमें और नेक्स्ट क्लास में तुम्हें यूडियोमेट्री कराएंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा मेरे भाई। चलो यूडियोमेट्री नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे मेरे भाई। चलो एक क्वेश्चन करा रहे हैं मेरे भाई। 10 लीटर हाइड्रोकार्बन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे हैं। 10 लीटर हाइड्रोकार्बन गिव्स 40 लीटर CO2। ठीक है, 10 लीटर हाइड्रोकार्बन है जो कि कितना लीटर देता है CO2। अच्छा, सिर्फ हाइड्रोकार्बन का तुम लोग रिएक्शन जानते हो क्या? नहीं जानते हो तो ये बता देंगे। 40 लीटर CO2 एंड 50 लीटर H2O ऑन कंप्लीट कंबशन। ऑन कंप्लीट कंबशन। वैसे तुम बना सकते हो हाइड्रोकार्बन का एक जनरल फॉर्मूला लेकर के। तो फाइंड करना है आपको, फाइंड फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। फाइंड फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो उसको हम तुमको थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हिंट देंगे। तो जब भी हाइड्रोकार्बन एज्यूम करना हो तो CXHY करना। जब भी हाइड्रोकार्बन एज्यूम करना हो तो क्या एज्यूम करना? CXHY करना। और उसको O2 के साथ में कंबशन करना। यहाँ पे हमेशा X+Y/4 ही आएगा। X+Y/4 आएगा और फाइनली XCO2 बनेगा और Y/2H2O बनेगा। इसको देख करके हाइड्रोजन को बैलेंस किया गया, इसको देख करके कार्बन को बैलेंस किया गया। अब ये हम रिएक्शन लिख के दे दिए, आज के बाद से ये लिखा हुआ नहीं रहेगा ये रिएक्शन। हम बता दिए कि हाइड्रोकार्बन को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करना? CXHY से। ताकि अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, क्या है कुछ पता नहीं है अपना। अब बनाओ मेरे भाई। अब जब आप तो इस क्वेश्चन का कुछ दम नहीं रहा तो आपको बताना है कि ये हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा। जल्दी से बताओ मेरे भाई, जल्दी से बताओ। आज का ये लास्ट प्रश्न है। नेक्स्ट क्लास में आपको हम यूडियोमेट्री पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको यूडियोमेट्री पढ़ाएंगे। जिसका बन जाएगा वो चैट पे जवाब लिखेगा। बना किसी का? नहीं बना अभी तक? आना चाहिए मेरे भाई आंसर। एक्स और वाई का तो वैल्यू निकालना है बस। एक्स और वाई का तो वैल्यू निकालना है मेरे भाई। ठीक है, C3H10 नहीं आएगा, C4H10 आएगा। हाँ हाँ, C4H10, ठीक है। तो मेरे भाई कैसे निकालोगे? तो मेरे भाई लिखा हुआ है आपको, इसका 10 लीटर है और उसमें 40 लीटर CO2 मिल रहा है और 50 लीटर और कंप्लीट कंबशन लिखा हुआ है। इसका मतलब कुछ बचा नहीं, कुछ भी नहीं बचा मेरे भाई। तो अगर ये 10 है तो ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ। इसका मतलब अगर इसका 1 मोल तो इसका 4 मोल, कभी हो सकता है 4 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब एक्स का वैल्यू 4 हो गया। एक्स का वैल्यू 4 हो गया मेरे भाई। एक्स का वैल्यू 4 हो गया। ये तुमको बात तुमको क्लियरली पता चल गया। हाँ, अब क्या पता चला? अगर इसका 10 लीटर तो इसका 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो y/2 का मतलब कितना वैल्यू होगा? 5 होगा। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पक्का कितना होगा? 5 होगा। तो y का वैल्यू क्या होगा? 10 होगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? C4H10 बन जाएगा। C4H10 बन जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? डाउट है मेरे में? हाँ, समझ में आ गया। तो मेरे वैसे टाइम भी हो गया है। नेक्स्ट क्लास में यूडियोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, आप लोग अब ठीक है, आप लोग CDPS नंबर जो 2 नहीं बनाए हैं वो CDPS नंबर 2 बनाए। ठीक है। और जो CDPS 2 कंप्लीट कर लिए हैं और उस बनाना चाहते हैं आगे का, तो CDPS नंबर 5 आप अप्रोच ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस उसमें से नहीं बनेगा, CDPS नंबर 5। ठीक है, अप्रोच ले सकते हैं आप। मेरे भाई आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है मे बी नेक्स्ट वीक में एक क्लास एक्स्ट्रा लेंगे।